हेलो। ठीक है। यस गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आज एंड करने वाले हैं हमारे वर्किंग कैपिटल चैप्टर को, जिसके अंदर और बचे हुए यूनिट्स जो है वो हम लोग आज कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंडर कौन सी चीज़ों की बताइए अभी। फर्स्ट चीज आता है मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। क्या आएगा बोलो? मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। जब हम बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल तो उसमें आते हैं डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। दोनों को मिला के आप बुलाते हो अकाउंट्स रिसीवेबल। चलिए। सो हेलो यामिनी, कशिश। कशिश क्या बोल रहे सर? यूर नवंबर 23 स्टूडेंट, थैंक यू फॉर योर टीचिंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी फाइनल में हो आप। तो गाइज, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मेनली देखते हैं कि हमारे जो डेटर्स है उसका क्रेडिट पॉलिसी कैसे होना चाहिए। बोलो, क्या बोला मैंने? क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी मतलब दो बातें आएगी। नंबर वन बात आती है कि कितना टाइम का क्रेडिट देना है। और नंबर टू बात आती है क्या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट देना है। बोलो, पहला नंबर ऑफ डेज क्रेडिट, नंबर टू अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। ठीक है, दोनों को कवर करेंगे। नंबर ऑफ डेज क्रेडिट के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, स्टेटमेंट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। स्टेटमेंट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी पर्टिकुलर्स। सपोज आपके पास दो ऑप्शन है क्रेडिट पॉलिसी के, 1 मंथ क्रेडिट एंड 2 मंथ्स क्रेडिट। एग्जाम्पल है 1 मंथ का क्रेडिट एंड 2 मंथ्स का क्रेडिट। तो आप कैसे इवेल्युएट करोगे कि कितना महीने का क्रेडिट देना चाहिए? क्योंकि देखो, कुछ जगह आप क्रेडिट बढ़ाकर आपको फायदा मिलता है, तो कुछ जगह आपको क्रेडिट बढ़ाकर नुकसान मिलता है। जैसे कि क्रेडिट बढ़ाने से आपका सेल्स बढ़ता है क्या? यस, सेल्स बढ़ेगा। बट एट द सेम टाइम आपका फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, तो और भी फायदा हो जाएगा आपको। लेवरेज में देखा हमने। बट आगे जाओगे तो बैड डेट्स ज्यादा हो जाएंगे। बैड डेट्स ज्यादा हो जाएंगे, उसके अलावा आपका कलेक्शन एक्सपेंस वगैरह चेंज हो जाएगा। और उसके आगे जाओगे आप और सोचोगे अलग से, तो कैश डिस्काउंट वगैरह उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे। और फाइनली फिर आपका प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट पर टैक्स भर दो, आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब एक और आइटम बचता है, वो है फाइनेंस कॉस्ट। मतलब क्या? मेरा इन्वेस्टमेंट, आप अगर मेरे डेटर हो तो आप में है, मेरा इन्वेस्टमेंट आप में है। वो इन्वेस्टमेंट वहां नहीं होता तो कहीं और इन्वेस्टेड होता, और मुझे रिटर्न्स मिलते जो आज मुझे नहीं मिल रहे, जो कि मेरा नोशनल कॉस्ट है, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद इसलिए लिया जा रहा है बिकॉज वो नोशनल कॉस्ट है, वो नॉन टैक्स डिडक्टिबल होता है ना। करेक्ट। जो कॉस्ट मेरे पॉकेट से बाहर गया ही नहीं, वो टैक्स डिडक्टिबल कैसे बना? ऑब्वियसली नहीं बनेगा। तो ऐसे केस में व्हाट आई विल से इज, सबसे पहले आएगा सेल्स। एक काम करो, यहां पर सबसे पहले फॉर्मेट ही बना रहे तो अच्छे से बना देते। नंबर ऑफ यूनिट्स लिखने का सबसे पहले। अगर 1 मंथ क्रेडिट देंगे तो कितने यूनिट्स, और 2 मंथ्स क्रेडिट देंगे तो कितने यूनिट्स। और फिर नीचे लिखने का एवरेज कलेक्शन पीरियड। एंड ऑब्वियस सी बात है 1 मंथ 2 मंथ आएगा। ठीक है, 1 मंथ एंड 2 मंथ्स आएगा। तो यहां पर कभी कभी है ना 1 मंथ 2 मंथ की जगह एग्जिस्टिंग पॉलिसी, प्रपोज्ड पॉलिसी ऐसा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एग्जिस्टिंग पॉलिसी, प्रपोज्ड पॉलिसी। इसीलिए फिर नीचे एवरेज कलेक्शन पीरियड भी लिखा जाता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया
इसको लिखने के बाद एक लाइन ड्रॉ करने का और यहां से मेन आंसर की शुरुआत होगी। सबसे पहले आएगा सेल्स, या इसको ए बुला लो आप, नंबर ऑफ यूनिट्स को ए बुला लो, एवरेज कलेक्शन पीरियड को बी बुला लो, तो ये सी हो जाएगा आपका। सी विल बी योर सेल्स एट द रेट सो एंड सो पर यूनिट। अब सेल्स कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ रहता है और मल्टीप्लाई करोगे आप नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, मतलब ए वाला पार्ट, तो ऑटोमेटिकली आपके सेल्स के नंबर आ जाएंगे आपको। तो कैन वी से सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू ए, यस। बी डी पार्ट में आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट सो एंड सो पर यूनिट। यहां पर भी वैसे ही होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो क्वेश्चन में दिया था मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स विल गिव यू वेरिएबल कॉस्ट टोटल। फिर आ जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के लिए आप क्या करते हो, जितना भी पर यूनिट दिया था उसको एग्जिस्टिंग से मल्टीप्लाई करते हो, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करते हो। फिक्स कॉस्ट को आप 2 मंथ्स वाले यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट दिया रहता है वो फिक्स्ड इन नेचर होता है। तो आपका जब सेल्स बढ़ता है तो आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ता नहीं है, सेल्स अगर घट भी जाए तो फिक्स कॉस्ट घटता नहीं है, याद रखिए। इसलिए फिक्स कॉस्ट को कभी भी आप क्या करते हो, पर यूनिट इनटू एग्जिस्टिंग वाले नंबर ऑफ यूनिट्स, एग्जिस्टिंग वाले नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पर आ जाएंगे दोस्तों, तब जाके आपको मिलेगा आपका फिक्स कॉस्ट। फिर एफ पार्ट में आपका आ जाएगा ईबीआईटी, वो कैसे निकालूं मैं, सी माइनस डी माइनस ई, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट विल गिव मी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से हम लेस करेंगे, अब फाइनेंस में मत घुसो, ऑपरेटिंग पार्ट तक एंड करने का, रुकने का। अब यहां पर आप क्रेडिट सेल्स रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो लेते हो। यहां पर क्रेडिट सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे कि बैड डेट्स, जैसे कि कलेक्शन एक्सपेंसेस, ये सब। और फिर मिलता है आपको आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ माइनस जी माइनस एच करना पड़ेगा। ये जो एक्सपेंसेस हमने अभी अभी लेस किए, बैड डेट्स, कलेक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स के वक्त लगने वाले एक्सपेंसेस है दोस्तों। कैश सेल्स के वक्त आपको कलेक्शन या बैड डेट्स कुछ भी नहीं लगता है, समझे, फॉलोअप कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कुछ नहीं लगता है आपको। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। जे पार्ट में हम लेंगे टैक्स, अगर टैक्स दिया रहेगा तो, जनरली नहीं दिया रहता है। एट द रेट सो एंड सो ऑन आय लेंगे दोस्तों, टैक्स किस पर लगेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे लगेगा, नेट प्रॉफिट पे लगेगा। के पार्ट में आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड फिर ना दोस्तों आप लेते हो फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि वो नोशनल कॉस्ट है तो आपने उसको कंसिडर किया टैक्सेशन के बाद। और अब आप ऊपर देखिए, वेरिएबल कॉस्ट आपका डी दिख रहा है, फिक्स कॉस्ट आपका ई दिख रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, बाकी कोई कॉस्ट, बैड डेट्स, कलेक्शन वगैरह कुछ नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि गुड्स में जाने वाला कॉस्ट है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। और डेटर को आपने कौन सा बेचा है, गुड्स बेचा है, तो ऑब्वियसली गुड्स में जाने वाला कॉस्ट आपका ब्लॉक हुआ है डेटर के पास। कितने महीने के लिए, फर्स्ट केस में 1 मंथ, सेकंड केस में 2 मंथ्स। तो इसको हम क्या करेंगे, इनटू रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट क्वेश्चन में दिया रहता है, डोंट वरी। इनटू आप बोलोगे आपका बी पार्ट डिवाइडेड बाय 12। बी पार्ट क्या देखो, एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 12। ये आ गया आपका फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में मैंने क्या किया, देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिए, मेरा पैसा जो वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स कॉस्ट के तौर पे गुड्स में डेटर के पास ब्लॉक्ड है, वो वहां ब्लॉक नहीं होता तो कहीं और इन्वेस्ट होता, वहां से मुझे रिटर्न्स आते, आज नहीं आ रहे, मैं उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले रहा हूं, वो है मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किस पे निकाला गया है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वो दोनों कॉस्ट जाते हैं गुड्स में। अब फाइनली यहां पर मिल जाएगा मुझे मेरा नेट बेनिफिट।
नेट बेनिफिट का कैलकुलेशन होगा K माइनस एल। जिस किसी पॉलिसी में नेट बेनिफिट ज्यादा रहेगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। फाइनली पूरे होने वाले फायदे और नुकसान एक स्टेटमेंट में आपने डाल दिए। कुछ जगह फायदे हो रहे हैं, सेल्स बढ़ रहे हैं, कुछ जगह नुकसान हो रहा है, बैड डेट्स बढ़ रहा है, कुछ जगह फाइनेंस कॉस्ट बढ़ रहा है, नुकसान हो रहा है। आपने पूरे फायदे और नुकसान इस स्टेटमेंट में डाल दिए। फाइनल अवेलेबल नेट बेनिफिट जिसमें ज्यादा रहेगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर एग्जिस्टिंग में 5 लाख है, यहां पर 7 लाख है नेट बेनिफिट, तो हम बोलोगे प्रपोज पॉलिसी शुड बी सिलेक्टेड। समझा? तो नीचे लिखो द पॉलिसी इन विच net benefit is highest should be selected. The policy in which the net benefit is highest should be selected. I hope आपको क्रेडिट पीरियड कैसे निकालते हैं समझ गया। कभी कभी 2 कॉलम की जगह 4 कॉलम भी हो सकते हैं, 5 कॉलम भी हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग और 4 प्रपोज पॉलिसी। और कभी कभी ये लोग क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग सेल्स 2 लाख है, इंक्रीज इन सेल्स ओवर एग्जिस्टिंग सेल्स 25,000 40,000 ऐसा लिखा रहता है। तो क्या करने का, एग्जिस्टिंग प्लस इंक्रीज वाला ऐड करने का, तो आ जाएगा टोटल। जैसे कि 2 लाख प्लस 25 2 लाख 25 सेल हो गया, 2 लाख प्लस 40 2 लाख 40 का सेल हो गया। इस तरीके से आपके सेल्स के फिगर्स आते हैं। और सेम विद बैड डेट्स ऑल्सो, एग्जिस्टिंग बैड डेट्स वो 0 देंगे या तो वो 1% 2% कुछ तो भी देंगे, और आगे वो बोलेंगे इंक्रीज इन बैड डेट्स ओवर द एग्जिस्टिंग बैड डेट्स। तो ऑब्वियसली आपको एग्जिस्टिंग बैड डेट्स अगर 1 बोला है और इंक्रीज इन बैड डेट्स 0.5 बोला है, तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के बाद प्रपोज्ड पॉलिसी 1 में आ जाएगा 1.5। और इंक्रीज इन बैड डेट्स 1% बोला तो एग्जिस्टिंग बैड डेट्स 1% था, इंक्रीज 1% था, तो टोटल 2% बैड डेट्स आ जाएगा। और याद रखिए बैड डेट्स कभी भी आपके सेल्स पर लगते हैं। बैड डेट्स किस पर लगते हैं बोलो, सेल्स पर। जनरली क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, बैड डेट्स एज परसेंटेज 1% 2% दिया रहता है, डायरेक्ट ईबीआईटी पर लगाते। हाँ बहुत जबरदस्त है ना, वो तो होता ही है, दिमाग लगाने का नहीं, मैकेनिकल सॉल्व करने का। तो ऑब्वियसली बैड डेट्स किस पर लगते हैं, सेल्स पर लगते हैं, याद रखिए। समझ गए? फिर उसके बाद इस केस में अलग क्या है, तो एक क्वेश्चन आता है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट ही दिया रहता है, फिक्स कॉस्ट दिया नहीं रहता है। जहां पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही दिया रहेगा, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया रहेगा, आप जनरली यूज कर सकते हो इंक्रीमेंटल अप्रोच। यूज कर सकते हो, मैंने बोला यूज करना कंपलसरी नहीं है, बट अगर यूज किया तो इंक्रीमेंटल अप्रोच का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। किसके मुकाबले एक्स्ट्रा, फर्स्ट पॉलिसी के मुकाबले एक्स्ट्रा, मतलब एग्जिस्टिंग। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के मुकाबले एक्स्ट्रा कितना है वो देखा जाता है। उसका फॉर्मेट क्या होता है, नीचे लिखिए नोट, इफ फिक्स कॉस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, fixed cost is not given in the question, comma, we follow incremental approach हमारे लाइव सेशन में कौन आया है, मेरी डॉटर आई है, कमेंट कर रही है माय डैडी। क्या बात है ऐशा, सीए बनने वाले हो क्या तुम? हाँ अभी से पढ़ रहे हो? मेरे सामने बैठे लोगों को पूछो कभी सीए बनना चाहिए क्या। इफ फिक्स कॉस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन वी फॉलो इंक्रीमेंटल अप्रोच। उस वक्त क्या होगा दोस्तों, सपोज आपके ये 2 ही कॉलम है, मगर हम यूज कर रहे हैं कौन सा अप्रोच, इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो ऐसे केस में यही सेम फॉर्मेट बनता है दोस्तों, 1 मंथ 2 मंथ, मगर यहां पर सेल्स का नंबर आ गया, वेरिएबल कॉस्ट का नंबर आ गया। अब यहां पर हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो है नहीं,
तो अपन निकालेंगे कंट्रीब्यूशन सी माइनस डी कर निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? सी माइनस डी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन आ गया ना दोस्तों। अब यहां पे आगे मेरे पास फिक्स कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यहां से इंक्रीमेंटल चालू कर देना चाहिए। इंक्रीमेंटल का कुछ रूल समझ लो, कभी भी याद रखना, फर्स्ट पॉलिसी विल बिकम द बेस पॉलिसी। बोलो एक बार, फर्स्ट पॉलिसी विल बी द बेस पॉलिसी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक बार इंक्रीमेंटल शुरू किया तो एंड तक हर चीज इंक्रीमेंटल आएगी, हर चीज आपको क्या निकालनी पड़ेगी? इंक्रीमेंटल। तीसरी बात, फाइनल आंसर का कैलकुलेशन होगा इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट इज इक्वल टू, हर चीज इंक्रीमेंटल की ऐड लेस की जाएगी, हर चीज इंक्रीमेंटल की ऐड लेस की जाएगी डिपेंडिंग ऑन वो आइटम क्या है। चलो देखते हैं क्या क्या होता है। अब आप कंट्रीब्यूशन लिखोगे और फिर बना दोगे इसको इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। अब आप बना दोगे इसे इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। कैसे आता है सर इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन? जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम गिविंग यू एग्जांपल। सपोज एक और कॉलम ऐड कर देंगे ताकि और बेटर समझेगा आपको। चलिए 3 मंथ्स एग्जाम्पल है, 3 मंथ्स भी ऐड कर दिया मैंने। अब बोलिए एग्जिस्टिंग पॉलिसी कौन सा रहेगा? 1 मंथ। ठीक है, इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो था सपोज 10 लाख, एग्जाम्पल है। इसका कंट्रीब्यूशन है 12 लाख और ये वाला कंट्रीब्यूशन है 15 लाख। तो एग्जिस्टिंग को बेस बना देना मतलब जीरो कर देना, एग्जिस्टिंग को बेस बनाना मतलब जीरो कर देना। तो ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग के मुकाबले पहला पॉलिसी में कितना एक्स्ट्रा दोस्तों? 2 लाख, और दूसरी पॉलिसी में एक्स्ट्रा कितना? 5 लाख। आई होप आपको इंक्रीमेंटल कैसे करना है समझा है अच्छे से। नाउ इसके बाद जी पार्ट, सपोज बैड डेट्स दिए, लिख दो बैड डेट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज बैड डेट से 1 लाख, बैड डेट से 1,50,000 और बैड डेट से 2 लाख। इसको बना देंगे हम इंक्रीमेंटल बैड डेट्स। क्या बना देंगे? इंक्रीमेंटल बैड डेट्स। और वो कैसे बनेगा दोस्तों? एग्जिस्टिंग बैड डेट्स को बेस बना दो 0, ये आ जाएगा 50,000 एक्स्ट्रा और ये आ जाएगा 1 लाख एक्स्ट्रा। एवरीवन अंडरस्टूड? और ऐसी सेम आप कलेक्शन एक्सपेंस के लिए भी करोगे, बाकी और कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा तो उसके लिए भी करोगे। आर यू वेरी क्लियर? जानबूझ के मैं नंबर के साथ समझा रहा हूं ताकि हम ओरली बात करें तो समझता नहीं जनरली। नाउ वंस वी गेट दिस, यू विल गेट योर इंक्रीमेंटल। अच्छा एक काम करो, फाइनेंस कॉस्ट लिख दो। इसके बाद हम निकालेंगे फाइनेंस कॉस्ट। और फाइनेंस कॉस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ओनली डी मतलब वेरिएबल कॉस्ट पे रेट लगाना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा b/12। समझ में आया? रेगुलर फाइनेंस कॉस्ट जैसे निकालते वैसे ही निकाला, सिर्फ मैंने वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे निकाला है। फिक्स कॉस्ट लिया क्या हमने? नहीं लिया, क्योंकि दिया ही नहीं हमको। सिर्फ वैसे भी देते तो क्या फर्क गिरता सर? फिक्स कॉस्ट तो हर कॉलम में सेम ही आता। फिक्स कॉस्ट दिया रहता तो भी हर कॉलम में सेम आता, बट बेटा फाइनेंस कॉस्ट का नंबर फर्क गिरता ना, क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम माना फिक्स कॉस्ट यहां पर भी 6 लाख है, यहां पर भी 6 लाख है, यहां पर भी 6 लाख है एग्जांपल, बट यहां पर 6 लाख पर एक सर्टेन रेट 1 महीने के लिए लग रहा है, यहां पर 6 लाख 2 महीने के लिए रेट लग रहा है, यहां पर 3 महीने के लिए रेट लग रहा है। ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट की वजह से यहां पर फाइनेंस कॉस्ट में फर्क आता है। फिक्स कॉस्ट 1 महीने के लिए ब्लॉक होना उसका इंटरेस्ट कॉस्ट अलग है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग है। 2 महीने के लिए ब्लॉक होना उसका अलग है ना। यस, तो एक्चुअली देखा जाए तो फिक्स कॉस्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट क्वेश्चन में नहीं दिया तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, ये फाइनेंस कॉस्ट निकालने के बाद सपोज फाइनेंस कॉस्ट आया आपका इधर 20,000, इधर आया 35,000 और इधर सपोज आया 55,000। नाउ यू मेक योर फाइनेंस कॉस्ट एज इंक्रीमेंटल फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट को आप क्या बना दोगे?
इंक्रीमेंटल फाइनेंस कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फाइनेंस कॉस्ट। बोलिए। फर्स्ट केस में 0, सेकेंड केस में 35 माइनस 2 20,000 करेंगे तो 15, और 55 माइनस 20,000 करेंगे तो 35 का इंक्रीमेंटल फाइनेंस कॉस्ट आएगा। आई होप यू आर जेपिंग, आपको समझ रहा है अच्छे से। नाउ फाइनली आप निकालोगे आपका के पार्ट में इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट गाइस। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां से मैंने पहली बार इंक्रीमेंटल शुरू किया था वहां से आगे हर चीज इंक्रीमेंटल ही देखना है हमको। तो पहले देख लो, अब सेल्स दिया है, कुछ करना है क्या, नहीं करना है, वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा इंक्रीमेंटल। यहां से शुरू करो आंसर को, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन लो, बैड डेट्स कुछ नहीं, इंक्रीमेंटल बैड डेट्स ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट कुछ नहीं है, इंक्रीमेंटल फाइनेंस कॉस्ट ले लो बिकॉज इंक्रीमेंटल है। तो आप बताइए आप क्या करना पड़ेगा मुझे टेक्निकली, एफ माइनस एच माइनस जे, ऑल ऑफ यू, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन माइनस इंक्रीमेंटल बैड डेट्स माइनस इंक्रीमेंटल फाइनेंस कॉस्ट विल गिव मी माय आंसर। कितना आएगा, 0 फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में 2 लाख माइनस 50,000 1,50,000 एंड माइनस 15 इज 1,35,000, बराबर बोल रहे हो क्या। एंड लास्ट केस में 5 लाख माइनस 1 लाख इज 4 लाख एंड माइनस 35 इज नहीं 3,65,000 आएगा, 3,65,000 आएगा। आ गया आंसर। तो क्या दिख रहा है आपको, यहां पर आपको हाईएस्ट दिख रहा है, ये जो लास्ट कॉलम है इसमें आपको हाईएस्ट इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट दिख रहा है, तो ये सिलेक्ट होगा दोस्तों। समझ में आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट, ये 1,35,000। इसका मीनिंग होता है दोस्तों, एग्जिस्टिंग जो भी नेट बेनिफिट दे रहा है ये पॉलिसी उससे 1,35,000 एक्स्ट्रा दे रहा है, और लास्ट पॉलिसी एग्जिस्टिंग के मुकाबले 3,65,000 एक्स्ट्रा दे रहा है। तो मान लीजिए फर्स्ट पॉलिसी में 2 लाख का नेट बेनिफिट है, तो सेकेंड पॉलिसी में 3,35,000 का है, और लास्ट केस में 5,65,000 का है। 2 लाख में ऐड किया मैंने, बाकी कुछ नहीं। तो इसका मतलब अगर आप इंक्रीमेंटल फॉलो नहीं करोगे तो जो नंबर हमने अभी बोले ओरली वो नंबर का आंसर आएगा। आर यू क्लियर। अगर इंक्रीमेंटल नहीं भी फॉलो किया तो अपन ने जो नंबर अभी बताया वो नंबर का ही आंसर आने वाला है आपका, कोई अलग नहीं आने वाला है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंक्रीमेंटल कब यूज करते बोलो, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया रहेगा तब, वो भी एडवाइजेबल है, कंपलसरी नहीं है। इंस्टीट्यूट तो बहुत कंफ्यूज है इसके हद तक, कभी इंक्रीमेंटल कभी नॉट इंक्रीमेंटल कुछ भी करते। मैंने कितनी बार बोला है क्लास में, अलग अलग सीएस सॉल्व कर रहे एक मॉड्यूल के आंसर्स को और कंपाइल करके वो आपके हाथ में दे रहे, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कब क्या करना है। तो ऑब्वियसली जो हम बता रहे हैं ये परफेक्ट है। नाउ दोस्तों इसके अलावा कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट पॉलिसी पे क्वेश्चन देते हैं। वो कैसे आएगा, तो ये सेम ही क्वेश्चन यहां पर रिपीट कर रहा हूं मैं आंसर। स्टेटमेंट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी की जगह वर्ड आ जाएगा डिस्काउंट पॉलिसी। स्टेटमेंट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ डिस्काउंट पॉलिसी, और इस केस में क्या होगा, एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड प्रपोज्ड पॉलिसी। इसमें ये लोग वर्ड यूज करते हैं 2/10 नेट 45। मीनिंग क्या होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं, 10 दिन में नॉर्मल क्रेडिट पीरियड तो पहले तो 45 डेज है, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड पहले तो 45 डेज है, बट आप लोग अगर मुझे 10 दिन में पैसा दोगे तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा। तो इसको रीड कैसे करते हैं, 2% डिस्काउंट इफ पेड इन 10 डेज, otherwise customer should pay in 45 days. Are you clear? Now existing policy में कोई डिस्काउंट नहीं है, सपोज प्रपोज्ड पॉलिसी में ये डिस्काउंट है।
ठीक है, तो एग्जिस्टिंग सेल रहेगा, एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट रहेगा, ईबीआईटी आएगा। अब आप यहां पर क्या करोगे, बैड डेट्स जैसे कलेक्शन एक्सपेंस जैसे वहां पर एक और एक्सपेंस आ सकता है, वो है आएगा ऑब्वियसली कैश डिस्काउंट। क्या लेंगे हम लोग, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट में हमको ये लोग क्या बोलते हैं, सपोज आपका यहां का सेल्स है 80 लाख, तो 80 लाख के सपोज 40% कस्टमर डिस्काउंट ले रहे हैं, तो हम उसको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 2%। समझा कुछ, 80 लाख का टोटल सेल्स है, एग्जिस्टिंग में तो डिस्काउंट ही नहीं है ना कुछ, तो एग्जिस्टिंग में कुछ भी नहीं आएगा। ये आंसर कितना आएगा, 64,000 पक्का। तो 64,000 का डिस्काउंट कब आएगा दोस्तों, ओनली प्रपोज में आएगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग में हम डिस्काउंट देते नहीं थे, प्रपोज में हम डिस्काउंट देना सोच रहे हैं। कितना डिस्काउंट देना सोच रहे हैं, कितना डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट, मगर सिर्फ 40% पब्लिक ने अपना डिस्काउंट लिया है। एग्जाम क्वेश्चन में दिया रहता है ये, डोंट वरी। कितने परसेंट कस्टमर डिस्काउंट ले रहे हैं, 40%। इसका मतलब आपको 10 दिन में पैसा देने वाला पब्लिक कितना है, 40%, जिसको हम लोग कितना टका डिस्काउंट देंगे, 2% डिस्काउंट देंगे। तो टोटल सेल्स कितने थे, 80 लाख, 80 लाख का कितना लिया अपन ने, 40%, और उस पर लिया 2% डिस्काउंट। तो ये आ गया आपका आंसर। एनी डाउट्स, पक्का। देन इस तरीके से कैश डिस्काउंट निकलता है, और उसके बाद आगे आप कैलकुलेशन करते हो। फाइनेंस कॉस्ट निकालते वक्त याद रखिए, ना आप 10 दिन पे डिस्काउंट लोगे, ना आप 45 डेज पे लोगे। उधर एक वर्ड यूज किया रहता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। बोलो क्या बोलते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड, विच इज नथिंग बट ओवरऑल कलेक्शन पीरियड। तो उस पे आप फाइनेंस कॉस्ट लोगे, समझ गए। अगर नहीं दिया रहेगा तो कैसे आप निकालोगे, मैं वो भी सिखा रहा हूं। कंडीशन क्या है अपनी, 2% डिस्काउंट अगर 10 दिन में पैसा दिया तो ठीक है। 10 दिन में कितने परसेंट लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, ले रहे हैं 40%। बचे हुए कस्टमर कब पैसा देंगे, 45 डेज में देंगे। तो 40% कस्टमर 10 दिन में पैसा देंगे, तो हम बोलेंगे 10 दिन इंटू 40% इज इक्वल टू 4 दिन, एंड बचे हुए 45 डेज में पैसा देंगे, 45 डेज इंटू 60%, ये कितना आएगा अभी, 27 डेज। तो आपका ओवरऑल कलेक्शन पीरियड कितना आ गया, मेरे एग्जांपल में 31 डेज आ गया। जी पा क्या, एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालते हैं, ओवरऑल कलेक्शन पीरियड है ये। मेरे 100% पर कस्टमर कितने पैसे, कितने दिन में पैसा दे रहे, ये 40 है, ये 60 है, मतलब कितना हुआ 100%। कितने दिन में पैसा दे रहे, 31 डेज। मैं फाइनेंस कॉस्ट कितने पे निकालना चाहिए, मेरे एग्जांपल में 31 डेज पे। या तो ये 31 डेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप इस तरीके से निकाल लोगे। एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकता है ये क्वेश्चन, कैश डिस्काउंट दे रहे, इतने % कस्टमर डिस्काउंट ले रहे, बताइए ओवरऑल कलेक्शन पीरियड कितना है, निकाल पाओगे एग्जाम में, यस। तो गाइस ये था आपका मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। एनी डाउट्स, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स पेएबल में भी ऐसे ही होता है दोस्तों। वो लोग आपको ऐसे कंडीशन देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं इसको, थोड़ा समझ जाएगा। अब हम कहां शिफ्ट हो गए, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स पेएबल पे। तो दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स पेएबल में आपको बोला जाता है कि कस्टम आपका क्रेडिटर आपको बोल रहा है 10 दिन में पैसा दो, 2% डिस्काउंट ले जाओ, नहीं तो कोई डिस्काउंट नहीं है, 45 डेज बाद पैसा ले लो, पैसा दे दो। सपोज मैं आपका क्रेडिटर हूं, आप ये कंपनी हो जो डिसाइड कर रहे हो, मेरे टर्म्स है ये आपके लिए, क्या टर्म्स बोल रहा हूं मैं आपको, 45 डेज का क्रेडिट है बट 10 दिन में पैसा दिया तो 2% डिस्काउंट है। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपका बैंक सपोज आपको लोन देने को तैयार है, आपका बैंक सपोज आपको लोन देने को तैयार है 12% से, एग्जाम्पल। तो आप एक काम करो, मेरा डिस्काउंट छोड़ने का एनुअलाइज कॉस्ट निकाल लो, मेरा डिस्काउंट छोड़ने का एनुअलाइज कॉस्ट निकाल लो, उस एनुअलाइज कॉस्ट को 12% से कंपेयर करो, फिर डिसाइड कर लो छोड़ना है या नहीं छोड़ना है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनुअलाइज्ड कॉस्ट सर? पूरे साल भर का कॉस्ट। ये कितने दिन का कॉस्ट हो गया? 35 डेज। 45 नहीं, 35 डेज, क्योंकि 10वें दिन की जगह 45th डे पैसा दे रहे हो आप। तो कितने दिन का कॉस्ट हो गया ये? 35 डेज एक्स्ट्रा का कॉस्ट हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करते ध्यान से देख लो। एनुअलाइज कॉस्ट कैसे निकालते, उतना ही खेले, बाकी सब तो इजी है। हम बोलेंगे लेट द परचेसेस बी 100 लेस 2% डिस्काउंट if paid in 10 days। कितना टका डिस्काउंट है? 2% ऑन 100 मतलब 2 रुपया। तो ये 98 रुपीज क्या बन गया? नेट अमाउंट पेएबल। बट दोस्तों ये 10th डे अगर मैं नहीं पे कर रहा हूं 98, तो कहने से मुझे 98 यूज करने मिल रहे, मुझे मतलब आपको 98 यूज करने मिल रहे फॉर एक्स्ट्रा पीरियड ऑफ 35 डेज एट एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 2 रुपीज, क्योंकि बाद में 35 डेज खत्म होने के बाद 10 तो ऑलरेडी हो चुके डेज, और एक्स्ट्रा 35 डेज खत्म होने के बाद आप मुझे 98 नहीं देने वाले हो, 100 देने वाले हो। तो आप आज कितने पेएबल थे? 10th डे आज कितना पेएबल थे आप? 98। आप सपोज ये नहीं पे कर रहे तो बराबर इतना अमाउंट यूज कर रहे हो आप। एक्स्ट्रा पीरियड कितना मिल रहा है? 35 डेज। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दोगे? 2 रुपया। तो कैन वी से 2 रुपए डिवाइड बाय 98 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज कॉस्ट आएगा। ये परसेंटेज कॉस्ट कितने दिन का है? 35 डेज का है। मुझे कितने दिन का चाहिए? एनुअलाइज मतलब मुझे कितने दिन का चाहिए? 365 चाहिए। सर एनुअलाइज क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज बैंक का रेट तो एनुअल है ना, तो मुझे इसको भी एनुअल निकालना पड़ेगा। उसके लिए कितना? तो अपन बोलेंगे annualized cost is equal to 2 divided by 98 into 100 into 365 divided by 35, and that comes to 21.28%. What is 21.28%? साल भर मेरा डिस्काउंट छोड़ दो, 21.28 कॉस्ट आएगा। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? विल यू बोरो फ्रॉम बैंक टू टेक द एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट और विल यू फॉरगो द डिस्काउंट? आप बोलिए क्या करोगे? विल यू बोरो फ्रॉम बैंक एंड टेक द एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट और विल यू फॉरगो मतलब छोड़ दोगे डिस्काउंट? भाई छोड़ दिया तो 21% कॉस्ट है, बोरो कर कर पे किया तो 21 बच जाएगा, बट बोरिंग कॉस्ट 12% लगेगा ना। तो ठीक है ना यार, 12% लगकर 21% बच रहा है। बोरो करना चाहिए क्या? यस। मुझे पे करना चाहिए क्या? यस। कितने दिन पे करोगे? 10th डे। डिस्काउंट का एडवांटेज लोगे आप। समझ में आया? तो यहां पर हम बोलेंगे सिंस बोरिंग कॉस्ट मेरे एग्जांपल में 12% इज लेस देन एनुअल कॉस्ट ऑफ फॉरगोइंग डिस्काउंट, और वो कितना परसेंट है? 21.28%। we should borrow and take advantage of discount. We should borrow and take advantage of discount. Everybody समझ में आ गया क्या? इजी। मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स पेएबल यही होता है। डन। नाउ कमिंग टू, लिखना है क्या आपको? लिख दिया ना? आई शेयर दिस टुडे। वैसे भी लास्ट डे आज, तो मैं ये नोट्स ही पूरा मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कर लो, उसमें बहुत सा फ्री अबंडेंट मटेरियल होता है। नाउ आगे
मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल हो गया, अकाउंट्स पेएबल हो गया। अब बात करते हैं कैश के बारे में। इन्वेंट्री तो खैर आपको आता है। इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं, तो भैया उसमें तो बस एक ही फॉर्मूला है, ईओक्यू वाला। किसने ये फॉर्मूला दिया है? विल्सन। क्या बोलते हैं इसको? विल्सन ईओक्यू मॉडल फॉर इन्वेंट्री। और इसका फॉर्मूला है 2AO/C। याद आया? A इज एनुअल मटेरियल रिक्वायरमेंट, O इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, तो इसी के जैसा कैश मैनेजमेंट मॉडल में भी एक चीज आती है। मैनेजमेंट ऑफ कैश के अंदर मैं बात करूं तो यहां पर भी मेरे पास एक ईओक्यू है। अब इसको डिस्कस कर ही रहे तो मैं साइड बाय साइड उसको भी डिस्कस कर रहा हूं। उसका फॉर्मूला क्या है? कैश की हद तक होता है ये ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर कैश। इसको बोलते हैं बॉमुल्स ईओक्यू। क्या नाम है इसका? बॉमुल्स ईओक्यू। ये क्या था? विल्सन ईओक्यू। और इसका फॉर्मूला है 2/I, 280/I। अमित तातेड़। तो 280/I इज द फॉर्मूला, बराबर। व्हाट इज ए? एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। व्हाट इज टी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। ये क्या बोलता है? जैसे तुम ऑर्डर करके मटेरियल लाते हो तो यहां पर तुम ट्रांजैक्शन करते हो, सिक्योरिटी बेचकर कैश लाते हो, इसलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। और वहां पर लिखा है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम फॉर मटेरियल। तो यहां पर कैश का कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट। इसलिए यहां पर का फॉर्मूला है इंटरेस्ट कॉस्ट पर रूपी पर एनम। अंडरस्टूड? समझ में आ गया लिंकिंग? तो ये है आपका ईओक्यू का फॉर्मूला। और आपको सबको याद ही होगा ईओक्यू का ये डायग्राम था। यहां पर ऑर्डर साइज था, याद है क्या? और यहां पर वाई एक्सिस पर कॉस्ट था। जितना ऑर्डर साइज बड़ा हो गया उतना नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा, बट उतना ही आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। जहां पर इक्विलिब्रियम आया वहां पर आपका ओवरऑल कॉस्ट सबसे कम है, वो ईओक्यू का ऑर्डर साइज है। याद आया? अब सेम टू सेम अभी कॉपी किया है तो बॉमुल भाई ने कुछ नहीं छोड़ा, सभी कॉपी कर दिया। और बॉमुल बोलता है कि ऑर्डर साइज की जगह ले लो लॉट साइज। किस लॉट साइज में, या इन्वेस्टमेंट साइज भी बोलते हैं उसको, किस लॉट साइज में अपन सिक्योरिटी बेचकर मार्केट से पैसा ला रहे हैं, इज कॉल्ड एज लॉट साइज। और जितना लॉट साइज बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होंगे। सपोज फॉर एग्जांपल मुझे साल भर में रिक्वायर्ड है 50 लाख, मैंने लॉट साइज सिलेक्ट किया 5 लाख का, तो कितने लॉट बेचने पड़ेंगे? 10 लॉट। बट अगर यही लॉट साइज मेरा 25 लाख का हो गया तो 2 ही लॉट हो गया ना, समझे? तो नंबर ऑफ लॉट्स कम हो रहे हैं, मतलब ट्रांजैक्शंस कम हो रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटते जाएगा। बट जितना ज्यादा कैश तेरे पास आएगा तेरा एवरेज बैलेंस ऑफ कैश बढ़ेगा। इसको डिवाइड बाय 2 करेगा तो तेरा एवरेज कैश बैलेंस 12.5 लाख है। इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका एवरेज कैश बैलेंस 2.5 लाख है। तो ऑब्वियसली एवरेज कैश बैलेंस बढ़ेगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे उधर कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ रहा था, यहाँ पे कैश का कैरिंग कॉस्ट होता है इंटरेस्ट, वो बढ़ेगा। समझ में आ गया? और इसके अलावा वहां पर था रीऑर्डर लेवल वगैरह, याद है ना आपको? एक बार कॉस्टिंग रिवाइज कर लो, समझ जाएगा आपको। तो यहां पर ऐसा कुछ रीऑर्डर लेवल वगैरह नहीं है, बट वहां पर है। तो आपके एफएम क्वेश्चनियर में मैंने कुछ मटेरियल के क्वेश्चन भी डाले विद आंसर, ठीक है? अच्छे से देख लेना एक बार, अगर आपको मटेरियल का कुछ प्रैक्टिस करना होगा तो। मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ये है मैनेजमेंट ऑफ कैश। इसमें हमने कवर किया अभी बॉमल्स का ईओक्यू मॉडल। ये मॉडल कंप्लीटली फेल है बिकॉज उस मॉडल का इसने कॉपी किया। वहां लिखा था यूनिफॉर्म मटेरियल रिक्वायरमेंट, इसने लिख दिया यूनिफॉर्म कैश रिक्वायरमेंट। बिजनेस में आउटफ्लो होने वाला कैश एवरी डे का सेम है बोलते हैं भाई साहब। ऑब्वियसली सेम नहीं होता है, बिजनेस ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। बिजनेस में एवरी डे का कैश आउटफ्लो अलग होता है, जिसको बोलते हैं स्टोकेस्टिक कैश फ्लो अजम्पशन। क्या बोलते हैं? स्टोकेस्टिक मतलब अनइवन। तो इसीलिए एक और मॉडल आया जिसका नाम है मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल।
और इन्होंने भी एक डायग्राम दिया, बोले हम भी एक डायग्राम देंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पर टाइम पीरियड है, यहां पर कैश बैलेंस है। इन्होंने बोला बिजनेस में 3 लिमिट्स डिसाइड करो, एक रहेगा लोअर कंट्रोल लिमिट, एक रहेगा अपर कंट्रोल लिमिट, और एक यहां पर होगा लोअर के नजदीक रिटर्न पॉइंट। लोअर के नजदीक क्या होगा? रिटर्न पॉइंट। अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, रिटर्न पॉइंट। ये बोलता है बिजनेस का कैश जो है उसका बैलेंस, सपोज आप रिटर्न पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, रिटर्न पॉइंट सपोज है 3 लाख, लोअर कंट्रोल लिमिट है सपोज 2 लाख, अपर कंट्रोल लिमिट है सपोज 5 लाख। ठीक है, तो अभी का बैलेंस कितना है इनके मुताबिक? 3 लाख का है। ठीक है, सपोज अनइवनली बिजनेस का कैश बढ़ा और अपर कंट्रोल लिमिट को टच कर गया। द मोमेंट इट टचेस द अपर कंट्रोल लिमिट, ये मॉडल बोलता है भाई साहब कम टू रिटर्न पॉइंट। अपर कंट्रोल लिमिट को टच किया तो ये बोलता है आ जाओ नीचे रिटर्न पॉइंट पर। मतलब बैलेंस कितना हो गया था? 5 लाख। ये बोलते हैं कर दो 3 लाख, 2 लाख क्या करे? इन्वेस्ट कर दो। तो ये बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कर दो 2 लाख। मैं 2 लाख की इन्वेस्टमेंट इधर लिख रहा हूं कॉर्नर में। ठीक है, वापस सपोज बिजनेस का पीक सीजन टाइम था, कम से कम टाइम में अपर कंट्रोल लिमिट टच हो गया, तो ये बोलता है फिर से आ जाओ भाई रिटर्न पॉइंट पर। क्या कर रहे हो? अपर के ऊपर जाना नहीं है, तो मतलब और 2 लाख क्या करो? इन्वेस्ट कर दो। अब इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 4 लाख। अब सपोज सीजन टाइम थोड़ा हुआ और ऑफ सीजन आया, कुछ करना है क्या? नहीं करना है। सपोज ऑफ सीजन और भी कंटिन्यू हो गया तो आपका बैलेंस नीचे 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 आकर डायरेक्ट लोअर कंट्रोल लिमिट को टच कर गया। लोअर कंट्रोल लिमिट को टच कर गया, ये बोलते हैं भाई नीचे मत जाना, आ जाओ ऊपर वापस रिटर्न पॉइंट। तो कितने का बैलेंस हो गया था? 2 लाख। कितने को करने को बोल रही है लोग? 3 लाख। 1 लाख कहां से लाएंगे? वो इन्वेस्टमेंट किया था ना, विड्रॉ करो उससे, तो माइनस करेंगे 1 लाख, इन्वेस्टमेंट बचेगा 3 लाख। बैलेंस कितना हो गया? 3 लाख। सपोज ये अभी ऊपर बढ़ा, नीचे आया, ऊपर बढ़ रहा है, क्या करूं? कुछ नहीं करना है। ये मॉडल बहुत सिंपल है, ये बोलता है जब जब अपर कंट्रोल लिमिट टच हुआ तब इन्वेस्ट कर रिटर्न पॉइंट पर आओ, जब जब लोअर कंट्रोल टच हुआ तो री इन्वेस्ट किया हुआ पैसा विड्रॉ कर लो और ऊपर आ जाओ। सर अगर हम ऊपर गए नहीं, डायरेक्ट नीचे आ गए तो बोरो कर 1 लाख, समझे? फिर वापस ऊपर बैलेंस 1 लाख गया कि रीपे कर दे। अब वेट मत कर अपर कंट्रोल लिमिट का, क्योंकि वो तो इन्वेस्टमेंट के लिए था। बोरिंग का रीपेमेंट तो तब भी कर सकता है जब उतना पैसा एक्स्ट्रा आ गया, उतना इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगा ना तुम्हारा। रिटर्न पॉइंट लोअर के नजदीक क्यों है? क्योंकि जब जब विड्रॉ कर रहे हो तुम 1 ही लाख विड्रॉल हो रहा है, जब जब इन्वेस्ट कर रहे हो तब 2 लाख इन्वेस्ट हो रहा है। इस तरीके से बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट में अटक रहा है, जिससे रिटर्न्स अच्छे खासे आ रहे हैं। इसलिए आपका रिटर्न पॉइंट इन दोनों के बराबर बीचों बीच नहीं है, रिटर्न के नजदीक है, ताकि विड्रॉल कम हो और इन्वेस्ट ज्यादा हो। जेबा एकदम क्लियर है? इन दोनों के गैप को बोलते हैं, अपर माइनस लोअर को बोलते हैं स्प्रेड। लिखो उधर, स्प्रेड इज इक्वल टू अपर कंट्रोल लिमिट माइनस लोअर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट माइनस लोअर कंट्रोल लिमिट। मेरे एग्जांपल में स्प्रेड कितने का था? अपर 5 लाख, लोअर 2 लाख, स्प्रेड था 3 लाख का। ध्यान से सुनो, 1/3 ऑफ स्प्रेड अगर आप निकालोगे और उसको लोअर में ऐड करोगे तो रिटर्न पॉइंट आएगा। 1/3 ऑफ स्प्रेड कितना होता है? 3 लाख का 1/3 1 लाख होता है, उसको लोअर में ऐड करोगे 2 लाख में तो रिटर्न पॉइंट आएगा 3 लाख। रिटर्न पॉइंट का फॉर्मूला बनाओ, रिटर्न पॉइंट इज इक्वल टू लोअर कंट्रोल लिमिट प्लस 1/3 इंटू स्प्रेड।
तो लोअर कंट्रोल लिमिट मेरे एग्जांपल में 2 लाख प्लस 1/3 ऑफ 3 लाख इज 1 लाख. 2 लाख प्लस 1 लाख गिव्स यू 3 लाख का रिटर्न पॉइंट. अपना रिटर्न पॉइंट एग्जांपल में भी सही था, इसका मतलब बराबर कि नहीं. रिटर्न पॉइंट आपका एग्जांपल में भी सही था, इसका मतलब. तो ये आपके 2 मॉडल होते हैं कैश मैनेजमेंट में. कैश मैनेजमेंट में इसके बाद हो गया ये. इसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं कैश बजट. पर्टिकुलर्स सपोज जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का आप कैश बजट बना रहे हो सपोज. कभी कभी इस पे टू मच लेंथी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बिलीव मी, छोड़ दो, लास्ट में सॉल्व करो. सब होने के बाद, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ एसएमबी होने के बाद सॉल्व करना, क्योंकि भाई टाइम बचेगा तो सॉल्व करेंगे ना. इसमें टाइम अटक गया, इसके 5 मार्क 8 मार्क लेकर क्या कर लोगे वैसे भी अलग, मगर इसकी वजह से अगर 20 मार्क छूट गए तो बिल्कुल नहीं करने का ऐसा. ठीक है, लेंदी होती है जनरली. कैश बजट में ऑब्वियसली कमिंग पीरियड के लिए आप कैश बजट बनाते हो. जैसे कॉस्टिंग में आपने सीखा था प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, वैसे कैश बजट है. यहां पर भी फोरकास्टिंग ऑफ कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज होगा. तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे ए पार्ट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक. सिर्फ जनवरी का दिया रहता है ऑफ कोर्स. फिर बी पार्ट में आता है आपका रिसीट्स ऑब्लिक कैश इनफ्लोज. रिसीट्स ऑब्लिक कैश इनफ्लोज. और यहां पर सभी रिसीट्स के आइटम आ जाएंगे. क्या क्या रिसीट के आइटम आते हैं दोस्तों कैश बजट में? कंपनी के एंगल से सोचो, क्या क्या कैश रिसीट्स होता है कंपनी को? डेटर्स का कलेक्शन, कैश सेल्स, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स. क्या सोच है भाई? और अच्छा, सेल ऑफ स्क्रैप नहीं बोला किसी. जनरली हॉस्टल वाले लोग वही बोलते पहले, स्क्रैप बेचो. और बोलो, कंपनी के एंगल से आएगा बोरोइंग्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यूड, ये सब चीजें आती है इधर. समझे? तो जस्ट 1-2 आइटम लिख देंगे. कैश सेल्स आएगा. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, याद रखिए जिस महीने में कलेक्शन होगा उसी महीने में आएगा. बैंक बोरिंग अगर लिया रहेगा तो वो भी आएगा. और फिर आप ले लेते हो सब टोटल बी, सभी रिसीट्स का टोटल इधर आ जाएगा. फिर सी में आएगा आपका टोटल, दैट इज ए प्लस बी. ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स गिव्स यू टोटल अमाउंट. देन डी पार्ट में आएगा आपका पेमेंट्स. पेमेंट्स के कुछ आइटम बताओ. पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश परचेसेस भी आएगा ना, कैश परचेसेस. और बोलो, डिविडेंड पेड और डिविडेंड पेड. एक आइटम लिखना चाहूंगा एक्सपेंसेस पेड. अब इसमें रेंट सैलरी सब आ गया. अब बोलिए, बोरिंग्स रीपेड, देन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, देन बायबैक ऑफ शेयर्स, देन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ये सब आइटम इधर आते हैं. समझे क्या? एग्जाम्पल लिख रहे इसलिए एक लिख दिया मैंने. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, देन प्लांट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज, ये सब इधर आता है. प्लांट सेल, इन्वेस्टमेंट सेल रहेगा तो रिसीट साइड जाएगा, इधर आएगा रिसीट साइड में. ठीक है,
इन सब का यहां पर टोटल लेंगे, इसको बुलाएंगे सब टोटल डी, एंड ई पार्ट में आएगा आपका क्लोजिंग कैश एंड बैंक। क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सी माइनस डी करना पड़ेगा, सी माइनस डी करना पड़ेगा। समझ में आया? जो भी आपका टोटल था इनफ्लो और ओपनिंग बैलेंस का टोटल, उसमें से माइनस किया आउटफ्लो का टोटल, तो फिर फाइनल आ गया क्लोजिंग बैलेंस। इधर का क्लोजिंग बैलेंस ऑब्वियसली यहां का ओपनिंग बन जाएगा। सही है क्या दोस्तों? और फिर फेब के रिसीट्स तो ही अपने पास ये टोटल आएगा, फेब के पेमेंट्स है ही अपने पास वो टोटल आएगा ये वाला, और फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस वापस से आ जाएगा सी माइनस डी कर। जो क्लोजिंग बैलेंस आपका फरवरी का था वो मार्च का ओपनिंग बनेगा, फिर मार्च का ये टोटल रिसीट्स आएगा, ये टोटल ऑफ ए और बी हो जाएगा, ये पेमेंट्स का टोटल यहां पर ले लेंगे हम इस तरीके से, और यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। दैट्स इट। ये आपका कैश बजट है। कैश बजट बनाने के लिए कभी कभी ये लोग बोलते हैं डायरेक्टली 1 महीने बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होगा, 2 महीने बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स होगा, इस तरीके से डायरेक्ट बोलते हैं, और मंथ वाइज आपको परचेज सेल सब देते हैं। बट कभी कभी ये लोग कुछ नहीं देते ऐसा, सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस ड्यूरिंग द मंथ क्या क्या हो रहा है, सेल परचेज और क्लोजिंग बैलेंस, ये देते वो लोग। आप क्या करोगे? 11th स्टैंडर्ड में आपने लेजर अकाउंट सीखा था 11th 12th में, बस उसी का बेस बनाओ और वर्किंग नोट रेडी करो। कैसे बनाते? डेटर अकाउंट 2 मिनट के लिए सोचते ही है, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड आएगा। तो यहां पर हम लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, डोंट वरी। क्लोजिंग बैलेंस यहां पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी दिया रहेगा, डोंट वरी। एंड बाय आपका सेल्स आता है, सेल्स कहां आएगा बोलो? टू या बाय? टू। टू कौन सा सेल है? ऑफकोर्स आपको अज्यूम करना पड़ेगा क्रेडिट सेल्स। अब मुझे बताओ, अगर मैं इधर का टोटल लेता हूं, इधर रखता हूं और ये माइनस कर देता हूं, तो ये क्या आया? बाय कैश ऑब्लिक बैंक बोलते हैं आप इसको अकाउंट्स के हिसाब से, और यही होता है आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। समझे कि नहीं? ये आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब इसको निकालने के लिए 3-3 महीने का निकालने के लिए 3-3 महीने के लेजर अकाउंट ड्रॉ करेंगे क्या? कॉलमनर बनाओ ना, पर्टिकुलर्स जैन फेब मार्च, पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, ऐड करो हर महीने का सेल, लेस करो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, मिल जाएगा ऑटोमेटिकली कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। आर यू वेरी क्लियर? जैसे डेटर निकाला वैसे ही क्रेडिटर निकालेंगे। क्रेडिटर का अकाउंट अगर निकालना रहेगा मुझे, तो ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा? वेरी गुड, क्रेडिट साइड। क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये दिया रहेगा, डोंट वरी। और ये क्लोजिंग बैलेंस यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये भी दिया रहेगा। ड्यूरिंग द मंथ क्या हुआ है वो परचेज नहीं देते वो लोग, एग्जाम में वो देते COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं, उससे परचेज निकाल लेंगे, बाय परचेसेस। उससे परचेज कैसे निकलेगा सर? उससे परचेज निकलेगा बेटा COGS प्लस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आ गया ना परचेस? अब कॉलम इमेजिन करो, पर्टिकुलर्स जैन फेब मार्च, शुरुआत किधर से करोगे? COGS, ऐड करो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो ओपनिंग स्टॉक, निकल जाएगा परचेज। उस परचेज में ऐड करो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर माइनस करो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा मुझे यहां का बैलेंसिंग फिगर टू बैंक कैश ऑब्लिक बैंक। और यही निकालना था अपने को, यही आपका पेमेंट टू क्रेडिटर्स। आर यू क्लियर? बेसिक अकाउंट्स भी आता है मेरे को, मैं ही पढ़ाता हूं इनफैक्ट, ठीक है। तो अगर आपको इसमें भी दिक्कत हो रही होगी तो 27 लेक्चर्स का मेरा एक बेसिक अकाउंट्स का बैच है, बट वो करने की जरूरत नहीं है, इंटर में आप ऑफ कोर्स आता है आपको सब कुछ, ठीक है। तो समझ गए अच्छे से बेसिक से सब कुछ। इस तरीके से आपका कैश बजट बनता है। कैश बजट में सिर्फ इनफ्लो आउटफ्लो कब हो रहा है उस पर ध्यान प्रॉपर दे देना बस। और एक बात याद रखना, कभी भी ये कितना भी ललचाने वाला क्वेश्चन रहेगा ना तो भी एंड में सॉल्व करना,
इसमें क्या होता है ना, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा दिमाग खराब ज़्यादा होता है, टाइम वेस्ट होता है, और अपने को लगता है हो ही रहा है हो ही रहा है हो ही रहा है, बट होता नहीं है। तो बेटर रहेगा एंड में करो। एंड में क्या होता है मालूम है, अपन फ्री हो जाते, जितना कि आपने कोई मालूम है बोनस है, समझे, और उससे आपको आने वाली चीज़ें इंपैक्ट नहीं होती है। तो एग्जाम में आप जगह छोड़कर आगे बढ़ सकते हो, जगह छोड़कर आगे बढ़ सकते हो, और फिर जब जब जहाँ जहाँ जगह छोड़ा है उसको आप रिकॉल कर सकते हो और कर सकते हो अच्छे से। समझ गए? तो ये था आपका कैश बजट। और मैनेजमेंट ऑफ कैश में क्या है? और क्या बचा सर, है ना, लॉक बॉक्स सिस्टम, कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग, याद आया क्या कुछ? अगर मेरा मुंबई में हेड ऑफिस है, मेरे कस्टमर दिल्ली में है, मेरे कस्टमर्स उदयपुर में है, मेरे कस्टमर्स बिहार में है, एंड मेरे कस्टमर चेन्नई में है। आई हैव माई कस्टमर्स इन चेन्नई ऑल्सो। तो अब ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, अंडर कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एवरी सिटी, पहली बात तो मेरा जहां पे खाता है, सपोज मेरा खाता एसबीआई में है, तो मैं सब जगह एसबीआई के साथ खाता खोल लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, हर सिटी में एक कलेक्शन एजेंट को अपॉइंट करूंगा। कौन है ये? कलेक्शन एजेंट है। कंपनी हर दिन इसको मेल भेजेगी कि आज किससे कलेक्शन करना है। ये जाएगा कस्टमर के पास, दिल्ली के कस्टमर के पास, उसी दिन पैसा कलेक्ट कर लेगा, और उसी दिन बैंक क्लोजिंग के पहले ये कस्टमर के पास से निकल कर कहां जाएगा, एसबीआई में, और अपना चेक जो है कस्टमर ने दिया हुआ डिपॉजिट कर देगा। समझे? अब कस्टमर जो दिल्ली का था वो कहां का चेक दिया रहेगा उसने, उसका अकाउंट कहां रहेगा, दिल्ली में रहेगा। और तुम कौन से खाते में पैसा डाल रहे हो, दिल्ली के एसबीआई में खाते में पैसा डाल रहे हो। तो लोकल क्लियरिंग हुआ या आउट स्टेशन हुआ? आउट स्टेशन है। दिल्ली के कस्टमर ने दिल्ली का चेक दिया और आपने दिल्ली के एसबीआई में डिपॉजिट किया, लोकल क्लियरिंग हुआ। ये लोकल क्लियरिंग एक दिन में होता है। तो आज अगर 30th डे है, आज इस कस्टमर से पैसा आना बाकी था, तो मैं कलेक्शन एजेंट को मेल कर दिए, कलेक्शन एजेंट उसी के पास आज एक दिन में चला गया, और बैंक क्लोजिंग के पहले उसका चेक वापस से अपने एसबीआई में डिपॉजिट भी कर दिया। तो अगले दिन अपने एसबीआई में पैसा आ गया। अपने एसबीआई में जैसे ही पैसा आ गया, अपन ने उसको बोला मुंबई एसबीआई में ट्रांसफर करो भाई। वो तो आजकल बैंक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे कर देता है, इसमें 10,000 रुपए का जो भी बैलेंस ऊपर रहेगा वो ट्रांसफर कर देता है। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ 10,000, सो आपको उसको बोलते हैं स्वाइप ट्रांसफर, आपके ही अकाउंट है ना ये। तो आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो बैंक को, अरे मेरे इंस्ट्रक्शन में बैंक मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल भरता है, तो ये क्या है, सीधी बात है ना, ये तो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन है, एक ही बैंक है। तो ऑब्वियसली ये बोलेगा ठीक है, ये खाते का पैसा उस खाते में क्या, ओके हम कर देंगे। जब जब 10,000 के ऊपर इस खाते में बैलेंस आया, हम ऑटोमेटिकली उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, पूरी जगह का कैश एक जगह आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम आप हर जगह क्या कर रहे हो, कलेक्शन एजेंट को अपॉइंट करके फटाफट कलेक्शन कर रहे हो। आप अगर ऐसा नहीं करते तो दिल्ली का कस्टमर को फॉलोअप करते थे आप 30वें दिन, कस्टमर आपको कुरियर से चेक भेजता था, जिसके अंदर 2 से 3 दिन लग जाते थे दिल्ली से आपको मुंबई में आने के लिए। फिर मुंबई में आपके पास पूरे इंडिया भर से चेक आ रहे, तो एक आध दिन तो ड्रॉर में पड़ा रहेगा चेक, तो एक दिन एक्स्ट्रा लग गया। फिर आप चेक डिपॉजिट करोगे बैंक में, बैंक बोलेगा अरे बाप दिल्ली का चेक है, 3 से 4 दिन लग जाते कलेक्शन के लिए। तो टोटल कलेक्शन में डिले कितना हो रहा है, 8 दिन का। आपका पैसा यहां पर कितने दिन में आ रहा है, 1 दिन में। 7 दिन का आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच रहा है। बट वर्सेस इसके ऑब्वियसली ये जो कलेक्शन एजेंट है, इसका कमीशन या सैलरी जो भी रहेगा वो भरना पड़ेगा आपको। और इस पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो मुंबई से होता था पहले, चेक आया क्या, चेक डिपॉजिट हुआ क्या, ये सब झमेले हमारे पास से चले जाएंगे। इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है इंटरनली हमको हैंडल करना पड़ता था, वो पूरा बच जाएगा। और ऑब्वियसली वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हमारा सेविंग होगा, हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट जो नोशनल कॉस्ट है वो सेव होगा, और वर्सेस इसके हमको एक कॉस्ट लगेगा, वो है कलेक्शन एजेंट का कमीशन या सैलरी। समझे? अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। एक एमसीक्यू आ सकता है, ऑब्वियसली आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो एमसीक्यू इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। आपको इस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंसंट्रेशन बैंकिंग।
आपको इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, शुड द कंपनी इनिशिएट द कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। अब इनिशिएट करना है नहीं करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका कलेक्शन एजेंट का कॉस्ट है वो कॉस्ट में ले लो, जो भी सेविंग हो रहा है आपका इंटरेस्ट के अंदर और आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इंटरेस्ट हो गया, उसके अलावा आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेव हो रहा था, वो दोनों सेविंग ऐड करो, इस कलेक्शन एजेंट का सैलरी को कंपेयर करो, कॉस्ट है वो, अगर नेट सेविंग आ रहा है तो हम बोलेंगे कंपनी शुड इनिशिएट लॉक बॉक्स, और अगर नेट कॉस्ट आ रहा है तो हम बोलेंगे कंपनी शुड नॉट इनिशिएट द लॉक बॉक्स। समझे? सर पेपर में मार्किंग कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में मार्किंग कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। इनफैक्ट 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलता है। 5 मिनट के ऊपर क्या रीड करोगे आप? 5, 7, 8 मिनट रीड कर लो, समझ जाता है कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। क्या और क्या तपस्या थोड़ा ना करना पड़ता है जानने के लिए क्या आता है क्या। तो बस आप क्या करोगे, एक आधा फेवरेट क्वेश्चन देखो जो आपको आता है और क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल से सॉल्व करना स्टार्ट करो उसको। कैलकुलेटर पेंसिल, कैलकुलेटर पेंसिल, और जैसे ही आंसर शीट आएगा छाप दो, कम से कम आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम में। समझे? और गड़बड़ में नहीं करने का, शांति से करने का। इससे अपने 5 मिनट एक्स्ट्रा ही बच रहे ना, तो शांति से करो। इसके अंदर तुम और करोगे तुम और यहाँ पर ही गलत सॉल्व किया तो पेपर में गलत ही सॉल्व करोगे आप। तो इससे आपके कम से कम 5 मिनट्स बच गए। उसके 2 फायदे हो गए, आपको टाइम बचता है और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि आपको आ रहा है। ठीक है? तो ये था आपका कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। इसी के जैसा एक और तरीका होता है, हम उसको बुलाते हैं लॉक बॉक्स सिस्टम। क्या बोलते हैं? लॉक बॉक्स सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, ध्यान दो। लॉक बॉक्स सिस्टम, बॉक्स विद लॉक्स, लॉक बॉक्स। आप क्या करोगे, एसबीआई में आपका खाता है, आप सब जगह एसबीआई से खाता खोल लो, खाता खोल लो, खाता खोल लो, खाता खोल लो। एसबीआई को रिक्वेस्ट करो कि भाई हमको ये लॉक बॉक्स फैसिलिटी दो जरा। एसबीआई बोलेगा ठीक है। एसबीआई के बैंक के बाहर वो कंपाउंड वॉल पे पीओ बॉक्सेस लगे रहेंगे, लेटर बॉक्स होते हैं ना, यस। हर एक को एक नंबर होता है, यूनिक नंबर। जैसे फ्लैट नंबर 1 2 3 4 होते हैं, वैसे पीओ बॉक्स नंबर 1 2 3 4 होते हैं। हमारे एक कंपनी को पीओ बॉक्स असाइन कर देते वो लोग। सपोज दिल्ली के पीओ बॉक्स नंबर हमारे एसबीआई का है 7, तो हम दिल्ली के कस्टमर को क्या बोलेंगे, भाई तू एक काम कर, तेरा कुरियर मुझे मत भेज मुंबई को, पीओ बॉक्स नंबर 7 में भेज दिल्ली के एसबीआई में। समझा? दिल्ली का एसबीआई का सो एंड सो ब्रांच का पीओ बॉक्स नंबर 7, एग्जांपल 7 अपना नंबर है। तो ऐसे पीओ बॉक्स में आप आपका 30th डे को चेक मंगा लोगे। लोकल कुरियर करेगा ये बंदा, आउट स्टेशन नहीं है। लोकल कुरियर एक दिन में आता है। इस पीओ बॉक्स में एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपका चेक पड़ा हुआ है। कब? अगले दिन। आप इस बैंक को बोलोगे एवरीडे इस बॉक्स को खोलने का, दिन में 1 या 2 बार। इसमें जो भी चेक रहेंगे वो हमारे खाते में डिपॉजिट करो। ये 7 नंबर का बॉक्स आपको आपने किसको दिया है? हमारी कंपनी को। इसका मतलब इस 7 नंबर के बॉक्स में कौन से चेक रहेंगे? हमारी कंपनी के। एवरी डे 2 बार अगर आप ओपन करोगे तो इस बॉक्स में आधे दिन तक चेक रहेगा, उससे ऊपर नहीं रहेगा। समझे कि नहीं? और इमीडिएटली आपके एसबीआई में वो पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। लोकल क्लियरिंग का 1 दिन डिपॉजिट, ये ओपन करके डिपॉजिट करने का आधा दिन और इसको क्लियरिंग करने का 1 दिन। लोकल कुरियर का 1 दिन, इसको डिपॉजिट करने का आधा दिन और वो क्लियरिंग का 1 दिन। टोटल डिले हो गया 2.5 दिन का, 2.5 डे का। और आपके एसबीआई में पैसा आ गया। आपके एसबीआई में जैसे ही पैसा आ गया वापस से ट्रांसफर कर लो मुंबई के हेड ऑफिस। मतलब लॉक बॉक्स सिस्टम, कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग दोनों सेम ही है। सिर्फ यहां पर एक कलेक्शन एजेंट नहीं होता है, वहां पर कलेक्शन एजेंट होता है। यहां पर क्या होता है फिर, बैंक के बाहर एक बॉक्स होता है विद लॉक। कस्टमर उधर कुरियर भेजता है, बैंक उधर से निकालता है, अपने खाते में जमा करता है, अपने खाते में क्रेडिट करता है। अब यहां पर अगर मैं इमेजिन करूं क्या कॉस्ट और क्या सेविंग, तो सेविंग तो वही होगी, आपका फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट सेव हो रहा है। दूसरा सेविंग होगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन का। मगर यहां पर कॉस्ट जो है वो 2 तरीके के कॉस्ट है। पहला कॉस्ट यहां पे लगेगा, ये लॉक बॉक्स जो जगह है ना, इसका रेंट। छोटी सी जगह का रेंट होता है क्या सर? यस, 5 रुपए पर डे, 10 रुपए पर डे।
इट्स ओके। एवरी डे का लॉक बॉक्स का रेंट दिया रहेगा, वो लेना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो जो बैंक उस लेटर बॉक्स से पैसा निकाल, चेक निकाल कर अपने खाते में डिपॉजिट कर रहा है, तो पर चेक प्रोसेस्ड वो पैसा लेगा, उसको बोलते हैं पर चेक प्रोसेसिंग फीस, समझा? और उसके हिसाब से आपको कॉस्ट लगेगा। आप देख लो आपको सेविंग कितना हो रहा है, आपको कॉस्ट कितना हो रहा है। अगर आपका सेविंग ज्यादा है तो आपने लॉक बॉक्स को इनिशिएट करना चाहिए, अगर आपका कॉस्ट ज्यादा है तो आपने लॉक बॉक्स को इनिशिएट नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये लोग उल्टा क्वेश्चन भी पूछते, कंपनी इज थिंकिंग टू एलिमिनेट द लॉक बॉक्स, तो उस केस में एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा, सेविंग्स विल बिकम कॉस्ट, कॉस्ट विल बिकम सेविंग। अगर मैं एलिमिनेट कर रहा हूं तो मेरा लॉक बॉक्स का रेंट सेव हो जाएगा, चेक प्रोसेसिंग कॉस्ट सेव हो जाएगा, मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मुझे नहीं लगता था अब लगेगा, और जो मेरा डिले नहीं होता था अब होना शुरू हो जाएगा, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा। समझे क्या? बाकी लॉजिक्स पूरे सेम है। यहां तक का पार्ट समझा? तो ये था आपका लॉक बॉक्स सिस्टम एंड कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग। इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा कैश मैनेजमेंट मॉडल में क्या है? मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स में एक चीज बची है, फैक्टरिंग। तो मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, इसमें एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बुलाते हैं फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में कितने पार्टीज होती है दोस्तों? सबसे पहले हम ले लेंगे बायर, फिर हम ले लेंगे फैक्टर, और फिर हम ले लेंगे सेलर। ठीक है? वो फैक्टर का क्लाइंट होता है सेलर, फैक्टर का वो क्लाइंट होता है सेलर। तो सबसे पहले फैक्टर क्या करेगा, इस सेलर को प्रपोजल भेजेगा, ऑफर, कि भाई मैं आपके लिए फैक्टरिंग अरेंजमेंट रेडी करने को तैयार हूं। तो सेलर बोलेगा ओके डन, एक्सेप्ट कर लेगा। अब फैक्टर क्या करता है वो मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। बायर विल गिव द ऑर्डर टू सेलर, ऑर्डर प्लेस्ड, नंबरिंग करना है तो कर लो, ये नंबर 1 ऑफर था, नंबर 2 था ऑर्डर प्लेस्ड। बायर गुड्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया सेलर को, सेलर ने गुड्स सप्लाई कर दिए बायर को, गुड्स सप्लाइड, एंड इनवॉइस भी भेज दिया तीसरे नंबर पर। और इनवॉइस में लिखा था पे आफ्टर 30 डेज टू द फैक्टर, एग्जांपल 30 डेज। 30 डेज बाद किसको पे करने बोल रहा है वो? बायर को बोल रहा है, तू मुझे मत पे कर, तू फैक्टर को पे कर। एंड नाउ सेलर विल फॉरवर्ड द इनवॉइस कॉपी टू द फैक्टर। क्या भेज रहा है वो? इनवॉइस कॉपी भेज रहा है 4th नंबर में। एंड फैक्टर व्हाट ही विल डू? नो, ही विल गिव एडवांस। 5th नंबर में वो क्या करेगा? एडवांस देगा। किसको? सेलर को। सर क्यों एडवांस देगा सर? क्योंकि कभी कभी फैक्टर विल बिकम अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द सेलर, तो वो एडवांस देगा। ऑफकोर्स वो चार्ज करेगा इंटरेस्ट, डोंट वरी। एंड एडवांस देने के बाद वो अब फॉलोअप करेगा बायर के पास, मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे, 30 डेज हो गए हैं, बराबर फॉलोअप करके पैसा लेगा। फॉलोअप किया तो बायर ने क्या किया? फैक्टर को पेमेंट कर दिया। फॉलोअप विल बी 6th नंबर एंड पेमेंट विल बी 7th नंबर। एंड जैसे ही पेमेंट किया फिर फैक्टर क्या करेगा? खुद का कमीशन वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह सब कट करने के बाद बैलेंस अमाउंट किसको भेजेगा? वो सेलर को। सर बैलेंस अमाउंट क्यों भेजेगा सर वो? क्योंकि फैक्टर जब एडवांस दे रहा था ना तो उसने पूरा एडवांस नहीं दिया। फैक्टर का एडवांस जो होता है वो अप टू 70%, 80% होता है, 90% होता है, बट बचा हुआ 10% वगैरह है ना अभी भी, तो ये बैलेंस होता है। तो एडवांस आप लिख सकते हो अप टू
90% ले लो, चलो कोई बात, एडवांस अप टू 90%। ये जो बचा हुआ 10% नहीं दे रहा है ना, उसको बोलते हैं फैक्टर रिजर्व। अगर 75% एडवांस दिया, कितना नहीं दिया 25, वो बन जाएगा फैक्टर रिजर्व। समझे? तो इस तरीके से फैक्टरिंग का पूरा डील होता है। इसका मतलब फैक्टर का मेन रोल क्या है दोस्तों? बायर और सेलर के बीच वो ब्रिजिंग का काम कर रहा है। बायर से पैसा कलेक्ट करने के बाद सेलर को देने का काम कर रहा है, और उस बीच अगर सेलर को फाइनेंस की जरूरत है तो एडवांस भी दे रहा है। ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट। इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा आपको, तो आपको देखना होगा कि पहले तो थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो चलो शॉर्ट नोट लिखना होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेंगे आपको, शुड द फैक्टरिंग प्रपोजल बी एक्सेप्टेड? तो सोचने का, फैक्टर की वजह से क्या कॉस्ट लगा? एक तो कमीशन लिखा है क्या अपन ने? फैक्टरिंग कमीशन लिखा ही नहीं ना। बैलेंस अमाउंट जो दे रहा है ना, खुद का कमीशन कट करके दे रहा है। तो पहला कॉस्ट क्या लग रहा है? फैक्टर का कमीशन। सर वो क्या होता है? क्रेडिट सेल कलेक्ट करके ला रहा है ना, वो उसका मेन काम तो वही है। तो उस क्रेडिट सेल्स पर वो लेगा 2% कमीशन, एग्जांपल। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन एडवांस। वो जो एडवांस दिया है उस पर वो लेगा इंटरेस्ट। ये दोनों जनरली कॉस्ट होते हैं। ये टोटल कॉस्ट हो गया। टोटल सेविंग्स, फैक्टर की वजह से सेविंग क्या हुई? तो सबसे पहला सेविंग हो गया एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। पूरा का पूरा झमेला कौन हैंडल कर रहा है? फैक्टर। दूसरा इंपॉर्टेंट सेविंग क्या होगा? बैड डेट्स। बैड डेट्स अगर हो गए तो फैक्टर बेयर करता है जनरली। ये जो प्रपोजल था ना, ऑफर, इसमें लिखा रहता है सब कुछ। बैड डेट हुआ तो कौन बेयर करेगा? फैक्टर बेयर करेगा या सेलर? समझा? अधिकतर टाइम बोला जाता है फैक्टर बेयर करेगा। नहीं बोला तो आप अज्यूम कर लो फैक्टर बेयर करेगा। तो सेलर के एंगल से वो क्या बन गया? सेविंग्स। बैड डेट्स विल बिकम सेविंग, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट विल बिकम सेविंग। समझे? और फैक्टर की हमने प्रपोजल एक्सेप्ट करना है या नहीं करना वो देखना पड़ेगा आपको। डन गाइस? तो ये था आपका फैक्टरिंग। फैक्टरिंग पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यू शुड बी वेरी केयरफुल। फैक्टरिंग अपने नोट्स में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए फैक्टरिंग के अच्छे से। ये लाइक रिकवरी एजेंट ही है, बिल्कुल सही है। ये रिकवरी एजेंट ही है बेटा, सिर्फ सोफिस्टिकेटेड है बस। ये कोई वसूली भाई नहीं है। ये सोफिस्टिकेटेड आपका कंपनी होता है जो रिकवरी करता है आपके लिए। दिस इज कॉल्ड एज फैक्टरिंग। मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल में आता है ये। तो कुल मिलाकर हमने कंप्लीट कर लिए 56 पेजेस। हमारे पूरे के पूरे समराइज नोट्स उस 56 पेजेस में है। ऑब्वियसली कुछ जगह आपने जो लेक्चर देखे उनको सब कुछ ये नोट्स भी समझेंगे अच्छे से। ठीक है? अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपके पास एक बहुत बड़ा यू कैन से टारगेट है, वो है आपका कमिंग एग्जाम। कमिंग एग्जाम ही सोचना है आपको, क्या होगा, कैसे होगा, अटेम्प्ट्स 3 रहेंगे क्या, या 3 अटेम्प्ट है क्या हमको एक साल में, या ऐसा एक अटेम्प्ट देते साथ ही हम इमीडिएटली दूसरा दे सकते हैं क्या? इफ्स एंड बट्स निकालो दिमाग से। आपके पास एक एग्जाम है, अटेम्प्ट नहीं है, एग्जाम है, और उस एग्जाम को आपको क्लियर करना है। उसको क्लियर करने का बहुत सिंपल फंडा है, पढ़ाई करो। पढ़ाई कैसे करते सर? टेबल ले, चेयर ले, बैठ, बुक खोल, पढ़ाई होती। कुछ नहीं करने का, मोबाइल ये सब साइड में रखने का, इज्जत से पढ़ने का, जितना टाइम मिला है इफेक्टिवली यूज करने का, डिसाइडेड टाइम पे डिसाइडेड चीजें करने का, सोने के टाइम पे सोने का, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करने का। अपन एग्जैक्टली उल्टा करते, पढ़ाई के टाइम पे सोते, सोने के टाइम पे कुछ और टाइम पास करते, फिर पढ़ाई का टेंशन लेते, और दिन भर पढ़ा कुछ हुआ ही नहीं। आज कब सोच रहे हो? नींद में। और दिन भर लाइब्रेरी में बैठे बैठे झपकी खा रहे हो। तो ऐसा नहीं चाहिए भाई, बहुत ही फोकस्ड वे में आपको पढ़ना है। एफएम एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एसएम के साथ जुड़ा है। थ्योरी स्ट्रांग रहेगा तो दोनों में स्कोर हो जाएगा, कुछ नहीं तो एटलीस्ट एफएम में तो पक्का स्कोर हो जाएगा। डोंट टेक दिस सब्जेक्ट लाइटली। देखो काफी लोग की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, सर इंटर लेवल पे मैं आई एम फोकसिंग ऑन एसएम सर, और एफएम मेरा ऑप्शन है सर, है ना? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल टफ लगता है सर, वॉट क्या पता, कुछ लोगों के थॉट्स होते भाई। सोच को कोई लिमिट नहीं है भाई। और कभी कभी तो टीचर ही बोल देते एसएम स्कोरिंग बनाओ, एफएम क्या है? मुझे बताओ, टीचर को एसएम आता है इसलिए वो बोलेंगे अगर एसएम स्कोरिंग बनाओ, तो जजमेंट सही है क्या आपके लिए? आप सोचो आपको फाइनल में कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है? एएफएम। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एएसएम।
एडवांस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम के 100 मार्क का पेपर है। एंड गाइज आप चलते फिरते फाइनेंस के डायरेक्टरी हो लोगों के लिए। जब आप सीए बनोगे ना, लोग आपको उठे चूठे फाइनेंस के क्वेश्चन पूछेंगे। कोई ये नहीं पूछेगा मेरी कंपनी को मैनेज कैसे करूं, स्ट्रैटेजी बनाओ मेरी कंपनी के लिए, कोई नहीं पूछता, बिलीव मी। सीए को स्ट्रैटेजी के लेवल से कोई सोचता ही नहीं है, बट यस सीए को कैलकुलेशन लेवल पे हर कोई सोचता है। मेड बी टैक्स, मेड बी योर एफएम, एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि आपको आता है। एंड वो ऑब्वियस सी बात है यार, अपन लोग सीए बनने वाले, अपने को ये चीजें नहीं आएगी तो क्या आएगी, समझे? और ये चीजें आती है तो स्ट्रैटेजी बनाना पॉसिबल है। स्ट्रैटेजी बना रहे हो विदाउट ये सब चीजें कैसे होगा? थियोरेटिकल स्ट्रैटेजीज नहीं बनाने होते हैं, समझे? कभी भी याद रखो, एसएम को कैटर करना है, नो डाउट आई एम नॉट इंसल्टिंग एसएम, एसएम इज इंपॉर्टेंट, बट डोंट गिव ओवर इंपॉर्टेंस टू एसएम, डोंट इग्नोर एफएम, बिकॉज आप इधर गलती से अगर निकल भी जाओगे एफएम एसएम के भरोसे, आप फाइनल में इतना बुरा अटकोगे ना जिसकी लिमिट नहीं है। वो नहीं चाहिए अपने को भाई। इतना इजी सब्जेक्ट है, आपने खुद देखा है 11 आवर्स में अपन ने कंप्लीट किया ये सब्जेक्ट को, 11 आवर्स में। तो गाइस इमेजिन करो यार, ये सब्जेक्ट में नो डाउट प्रैक्टिकल पार्ट होता है, इसी के बेसिस पे सॉल्व होता है, और क्या अलग है? मैं भी तो कैसे बोल रहा हूँ ये सब, मैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेविंग वगैरह ये सब कैसे बोल रहा हूँ, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन अपन क्लास पे सॉल्व किया उसी के बेसिस पे बोल रहा हूँ ना। तो सिंपल है, यू हैव टू डू 2 थिंग्स। नंबर 1, सॉल्व रेगुलर नोट्स। सर पूरे के पूरे? यस। जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे ना, अगर आप मेरे से रेगुलर बैच किए रहेंगे तो वो मत सॉल्व करो, बाकी तो सॉल्व कर सकते ना। होमवर्क के लिए दिए वो तो तुमने ही सॉल्व किए, डरने की बात है, बट जो नहीं सॉल्व किए वो सॉल्व करो ना। और जैसे ही सॉल्व करोगे ना, एलडीआर मार्क करो, लास्ट डे रिवीजन, क्या क्या करना है कैसे करना है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। आप स्मार्ट और स्टडी कर रहे हो, उसको स्मार्ट स्टडी नहीं बोलते, याद रखो। स्मार्ट स्टडी इसको बोलते हैं, लिखते लिखते आप एलडीआर वगैरह मार्क कर रहे हो ताकि आपको एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है या बार बार किसका रिवीजन करना है आपको पता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सॉल्व क्वेश्चनियर। बुक, इसके अंदर भी एलडीआर मार्क करो, बिलीव मी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एलडीआर में, ये आपके क्वेश्चनियर बुक में, वो करो। फिर एमसीक्यू सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, जो मेरे बुक में दिए वो एमसीक्यू सॉल्व करो। और डोंट वरी, मार्च एंड में मैं एक और सेशन लेके आऊंगा एमसीक्यूज का। जो जो एमसीक्यूज में डाउट है, जहां पर भी पीछे का आंसर मैच नहीं हुआ, अरे डरो मत, पीछे के आंसर कुछ कुछ जगह जानबूझ के गलत दिए, कुछ कुछ जगह तो क्वेश्चन ही गलत दिए जानबूझ के, मुझे मालूम है कि मेरी बुक कॉपी होती है। यस, दूसरे टीचर अपने नाम छाप देंगे, सेम टू सेम मेहनत मैंने किया है, सिर्फ क्वेश्चन शफलिंग कर देंगे, क्या करूं मैं? ऐसा कौन सा इंडिया में कॉपीराइट लॉ इतना डेंजर है जो कि सामने वाले को कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होता, उसको ही मालूम है, इसलिए वो हिम्मत करके करते ही। मगर अपन तो मेहनत करके बनाते, तो इसीलिए मैंने जानबूझकर कुछ क्वेश्चन गलत दिए और कुछ आंसर भी गलत दिए। क्वेश्चनर बुक देख लो, आपके आंसर गलत दिए मैंने, कुछ कुछ क्लास में अपन ने डिस्कस भी किया है कि इसको ऐसा नहीं ऐसा सॉल्व करो, याद आया? यूट्यूब पे देख लो, आपको मिल जाएगा। तो भाई मेरे करेक्ट आंसर्स, मेरा स्टाइल ऑफ सॉल्विंग सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के नोटबुक में रहेगा, इसलिए ये सब करता हूं मैं, समझे? तो आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, और मार्च एंड के आसपास वगैरह, मतलब आप एक आध 20-25 दिन वेट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको एमसीक्यूज का डिस्कशन का सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? मैं जानबूझ के लेट दे रहा हूं, और एग्जाम पोस्टपोन हुई ना, बिलीव मी मैं ये भी पोस्टपोन करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पहले सॉल्व करो भाई। अरे आप वीडियो प्ले करते हो, मस्त सुनते हो, अरे हाँ सर बोलो, हाँ बी, हाँ मैं भी तो बी करता था, करके देखना। अकेले में तेरे को बी क्या ए भी नहीं समझता, तो अकेले में कंफ्यूज होगे, 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, गलत जाओगे, मेरे वीडियो को सुनोगे ना, बिलीव में आगे कभी गलत नहीं जाओगे। डायरेक्ट मेरे वीडियो को सुनोगे ना, पहली बार गलती करोगे डायरेक्ट एग्जाम में, मैं नहीं चाहता आप एग्जाम में गलती करो, इसलिए प्लीज बी केयरफुल। वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, you have to solve that. Whatever I am telling you, you have to solve that. And there is no substitute for solving. Don't do auditing. Solve it. सर टाइम बहुत लगता है, रफ में सॉल्व कर। रफ में मतलब गंदा इतना नहीं सॉल्व करने का, किधर भी ऊपर नीचे ऐसे उधर उधर, पेन पेंसिल मत ले, स्केल मत ले, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर, उसको बोलते हैं रफ में सॉल्व करना। कॉलम जितने बनाने वो बनाने ही पड़ेंगे,
जो फॉर्मेट बनाना है वो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स मत लिख, एग्जिस्टिंग पॉलिसी प्रपोज पॉलिसी मत लिख, बट बाकी तो चीजें लिखनी पड़ेगी पर्टिकुलर्स कॉलम में, और बाकी क्या आता है वो लिखना पड़ेगा तुझे। अगर तू नहीं लिखेगा, डायरेक्ट नंबर्स लिखेगा ना, एग्जाम में तू ब्लैंक हो जाएगा कि उधर आता क्या है, क्योंकि कभी लिखा ही नहीं। समझे? मैंने नोटिस करो तुमको फॉर्मेट बताते वक्त भी सीरियल नंबर तक लिखा है रे। ये देखो ना ABCD वगैरह, ये ऊपर देखो अपन ने वो बड़ा सा फॉर्मेट बनाया, पूरा ABCD वगैरह Z तक के जाने वाला था, ऑलमोस्ट ML तक तो चला गया था। तो भाई कंटाला नहीं करने का, इन सब चीजों से अपन सिस्टमेटिक बनते, और एग्जाम में क्या होता है अपन इसी स्टाइल में सॉल्व करके पेपर का प्रेजेंटेशन भी अच्छा करते हैं। फर्स्ट डे यहां पर ऑलमोस्ट क्लास फुल था, यूट्यूब पर भी ऑलमोस्ट 50 लोग थे, 50 60 70। आज यूट्यूब पर 20 25 है, और क्लास में 20% लोग भी नहीं है। समझ रहे हो बात को? मैं बार बार बोलता हूं फेल होने का रीजन क्या होता है। फेल होने का रीजन होता है, अगर स्टार्ट से एंड तक दौड़ना है ना, तो तुम जैसे लोग बीच में ही थक जाते हो। तुम जैसे मतलब सीए करने वाले, तुम नहीं, बीच में ही थक जाते, करते स्टार्ट करते, जिंदगी झंड भी करते, यहां वहां नहीं घूमते, मगर पता नहीं इच्छा नहीं होती आगे करने की, पता नहीं कौन से प्रोसेस में अटक जाते। एक तो सलाह 10 लोगों से लेते हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। याद रखिए, ये लड़ाई तुमने सिलेक्ट की है, तुमको ही पूरी करनी है। हम लोग तुम्हारे लिए एक फैसिलिटेटर है, रोल निभाते हैं, हमारा अलग अलग जगह अलग अलग रोल है हमारे। एक जगह टीचर का रोल है, एक जगह बड़े भाई का रोल है, बट ये हमारे रोल्स है। अल्टीमेटली मेन कैरेक्टर तो तू है भाई, हम तो साइड एक्टर है। समझे? डिग्री मिलेगी तुमको मिलेगी, ठीक है। फिल्म फॉर अवार्ड में जैसे डिग्री, जैसे वो अवार्ड मिलता है तो वो बोलते हैं द क्रेडिट गोज टू द क्रू ऑल्सो, तुम बोल देना, बट अल्टीमेटली अवार्ड भी तुमको मिलेगा और मेन हीरो तुम हो, ये मत भूलो। तो तुमको मेहनत करनी है भाई, तुमको मेहनत करनी है। आजकल तो ऐसा हो गया, एग्जाम आ गया, टीचर ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हाँ वो तो सर दिया ही नहीं आपने, ये तो सर दिया ही नहीं आपने। भाई माफ करो, कितनी बार जिंदगी में सीए करवाओगे? समझे? अल्टीमेटली गाइज हमारे वक्त ना ऐसा कुछ भी नहीं होता था। हमारे वक्त ना कोई यूट्यूब नाम की चीज नहीं थी, हमारे वक्त ना ऐसे कोई सॉफ्ट कॉपी शेयर नहीं होती थी। ये सब आपको मिल रहा है ना, ये रिसोर्सेस का बंडल आपको मिल रहा है, इसका फायदा उठाओ। ऑल इंडिया रैंक का सपना देखो, एंड बिलीव मी ऑल इंडिया रैंक भी पॉसिबल है। मेरे कितने सारे वीडियोस है ये यूट्यूब पे, प्रैक्टिकल सब पेपर का। अगर आपको लग रहा होगा सर ये पूरा बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गए, सर प्रैक्टिकल नहीं प्रैक्टिस करवाया सर, कोई बात नहीं भाई, बूस्टर ओपन कर ले, तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस में जा, FM बूस्टर के सब लेक्चर डाले मैंने उधर। ये एग्जैक्ट सेम जो मैंने डाला है ना, आज से 2 साल पहले 1000 रुपए में सेलिंग में था, मैंने बंद कर दिया, मैंने यूट्यूब पर डाल दिया। 1000 रुपए के लिए कौन ऑर्डर प्रोसेस करेगा, क्या करेगा? मैंने बोला डालो यूट्यूब पर, कम से कम फ्री रहेगा, बच्चे देखेंगे, ज्यादा बच्चे देख पाएंगे। उतने ही मैं एक्सपेक्ट करूं फाइनल में ज्यादा मिलेंगे। ऑब्वियसली मेरा भी इंटरेस्ट है उधर, मगर आपका भी इंटरेस्ट है बॉस, आपको वो नैया पार करनी है। तो बूस्टर सॉल्व करो। कभी कभी क्या होता है, क्लास के नोट्स इजी लगते हैं, बूस्टर वही सेम क्वेश्चन बूस्टर में आया तो हार्ड लगता है, क्योंकि अपन ने कभी देखा नहीं उधर। क्लास के नोट्स अपन ने 4 बार देखे, अंडरलाइन किया है, राइट साइड लेफ्ट साइड कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा है मेरे साथ, वही सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में दिखता है तो क्वेश्चन क्लिक नहीं होता है आपको। तो ये सब चीजों से डर से आगे प्रैक्टिस करो। बूस्टर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो आप, क्वेश्चन डिस्कशंस जो है वो बहुत मेन है, वो सॉल्व करो, MCQ सॉल्व करो, डरने की जरूरत नहीं है। सर आपने जो 400 MCQ दिए, स्टूडेंट्स क्या पूछते उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे क्या सर? मुझे बताओ भाई, अगर 400 में से 15 क्वेश्चन आने वाले रहते, मुझे मालूम रहता पक्का, तो मैं ना मार्च तक भी, मतलब एग्जाम के पहले तक वेट नहीं करता, रेगुलर बैच में 4 बार करवा देता, एक नहीं 4 बार करवा देता कि करो सालो मेरे सामने, ये इसमें से ही 15 आने वाले हैं। ऑब्वियसली रट लो नहीं, पूरा स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे रग रग में डाल देता मैं, बट भाई ऐसा नहीं होता है। वो 400 के बेसिस पर डेफिनेटली तुम 401 बार भी सॉल्व कर लोगे, इस कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर भी तुम 401 बार सॉल्व कर लोगे। तुम वो 400 पे ही क्यों सीमित रखना चाहते हो? अच्छा ये यहां पर मैं गारंटी भी दे दूं एक बार का, क्यों फाइनल एग्जाम के बाद जब तुम सीए बनोगे, इंटरव्यू चेयर पे बैठोगे, तो क्या होगा? क्या वो 400 MCQs में से कुछ आएगा? क्या वो मेरे फाइनल के AFM मटेरियल में से कुछ आएगा? फिर उसके लिए प्रिपेयर करो ना यार, लॉन्ग टर्म विजन रखो, सिर्फ शॉर्ट टर्म कब तक सोचोगे? So be a good chartered accountant, study hard and see you soon in CA final. Okay guys,
आई होप दिस बैच वॉज यूजफुल टू यू गाइस एंड आई टोल्ड यू यस्टरडे कि 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा. दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट. आपने स्टार्टिंग से देखा रहेगा, एंड तक देखो मैंने जिन जो टारगेट रखा है वो बराबर अचीव किया है. तो मेरे दिमाग में एक फ्लो होता है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाकी कुछ फ्लो नहीं होता है. आप भी दिन के स्टार्टिंग में लाइब्रेरी में जब बैठते हो एक ही फ्लो रखो, आज का टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिकली पढ़ाई होगी आपकी. आप सोचते हो दिन भर में 12 घंटे पढ़ूंगा, और इस शीट यार 8 ही घंटे पढ़ाई हुई, उसमें भी प्रोडक्टिव 3 घंटे हुई, गया. क्योंकि तू 3 घंटे पढ़ रहा था, बाकी टाइम ये सोच रहा था कि क्या पढ़ेगा, बाद में क्या सोच रहा तू, क्या पढ़ेगा. वो मत करो, सिर्फ 3 घंटा डिसाइड करो. पहले 3 घंटे में जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लो, फिर ब्रेक ले लो 15-20 मिनट का, आधे घंटे का खाना वगैरह खाना है, चाय पीना है पी लो, वापस बैठो, अगले 2-3 घंटे का टारगेट फिक्स है, उसी पर फोकस करो. अरे मत सोचो सीए एग्जाम में पास होंगे क्या, मत सोचो पोर्शन कंप्लीट होगा क्या, मत सोचो दिन भर में 14 घंटे दे पाओगे क्या. 3 घंटे में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दो. अगले 3 घंटे पर ध्यान देने से पहली बात तो पूरा फोकस उस सब्जेक्ट पर रहता है और उस पर रहता है जो तुम पढ़ रहे हो, रादर देन मन भटका. और तुम्हारा मन तो कितना ज्यादा विचलित है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है आपको. आप तुरंत अभी बैठे हो इधर पढ़ रहे हो, तुरंत 1 सेकंड में आपके गांव चले जाओगे मेंटली, फिर किसी और की जिंदगी में चले जाओगे, अपनी जिंदगी में आ जाओगे वापस से, मगर पढ़ाई छोड़कर बाकी चीजें सोचोगे. फिर अचानक से याद आएगा 2 घंटे बाद, अपन ने तो कुछ किया ही नहीं. उससे अच्छा सिर्फ 3-3 घंटे का टारगेट रखोगे ना, सब टारगेट्स अचीव होंगे. ठीक है. रात वाले खिलाड़ी रात में पढ़ो, दिन वाले खिलाड़ी सुबह दिन में उठकर पढ़ो. स्वैपिंग नहीं करने का, क्योंकि उस टाइम पर तुम्हारा माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, तो उस टाइम को पूरा उपयोग में लाने का. एक आधे दिन बहुत पढ़ाई करने का मन किया तो रुकने का नहीं, उस दिन रात नहीं मारने का, पूरा नाइट कभी नहीं मारने का, उससे अगले 2 दिन खराब होते. कुछ कुछ छोटी चीजों का ख्याल रखो. गर्मी के दिन चल रहे, ऑब्वियसली पानी ज्यादा पियो, समझा. ज्यादा ठंडी है, स्वेटर पहन के घूमो, शर्माने का नहीं है ऐसी चीजों में. ये भी बोलने वाली बात है कि आजकल बोलना पड़ता है. टाइम पे खाना पिया खाया करो, मूड नहीं है कभी सैंडविच ही खा लेते हो, कुछ ही खा लेते हो, ऐसा मत करो यार. तुम्हारा अगर हेल्थ अच्छा है तो तुम्हारा फोकस लेवल अच्छा है, तुम्हारा पढ़ाई अच्छा होगा. तुम्हारा मूड अच्छा नहीं रहता, तुम खाते खराब, और उससे और मूड खराब होता, एफिशिएंसी पूरी डाउन होती, और तुम बोलते मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है. पूरे कॉम्बिनेशन में तुम क्या कर रहे हो, विशियस सर्कल में फंस रहे हो. घर वालों ने तुमको 4 बार बोला है अच्छी जगह खाया करो, टाइम पे खाया करो, है ना, मगर अपने को वो बातें सुननी नहीं है. तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ठूस ठूस के खाओ, राइस मत खाना है मत खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. 3 चपाती 2 चपाती जो खाते हो वो तो खाओ, कम से कम अपने बॉडी को फिट रखो. एंड एट द सेम टाइम पानी पियो टाइम टू टाइम, हाइड्रेटेड रहो, फोकस मेंटेन रहता है रे पानी पीने से. कितनी बार क्लास में याद है क्या, कोई और अगर झपकी मार रहा है तो मैं क्या बोलता था, पानी पियो, यही बोलता था मैं बार बार. तुम नोटिस करो, यहाँ पर तो मैं दूसरे क्लासरूम में हूँ अभी, अदरवाइज मेरे क्लासरूम में तुमने हर बार देखा रहेगा मेरे पास बॉटल होती है, और मैं वो बॉटल खत्म किए बगैर क्लास खत्म नहीं करता हूँ लिटरली. तो उससे क्या होता है मालूम है, अपन हाइड्रेटेड रहता है ना, अपना एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है. सो डू दिस थिंग्स, डू टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच. आई होप यू विल कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स इन योर सीए इंटर, एंड आई एम श्योर कि आप फाइनल में मेरे पास आओगे अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़ने के लिए. ठीक है. Thank you so much sir for selfless help and guidance you are providing to thousands of students. Thank you Shweta, thank you so much Shweta. And everyone, I hope कि ये बैच वगैरह सब आप इम्प्लीमेंट करोगे अच्छे से, रुकोगे नहीं. अब आपको एक पुश मिला है, हर चैप्टर का एक पुश मिला है आपको, जहां पर भी वो चैप्टर में अटकोगे इस वीडियोस को रेफर कर लेना, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा. ये वीडियो को हम कहीं यूट्यूब से निकालने वाले नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर.